हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की कृषि और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कई प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें निर्वन कृषि है या व्यापारिक कृषि है या आर्द्र और शुष्क कृषि है या विस्तृत या जो व्यापारिक कृषि है, उद्यान कृषि है, तो इस जैविक कृषि भी की जाती है। तो इस प्रकार भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कई प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि के यदि प्रकार के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले यानी कि निर्वन कृषि है। निर्वन कृषि का मतलब क्या होता है कि प्राचीन समय से ही अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए की जाने वाली जो कृषि है उसको निर्वन कृषि कहते हैं। परिवार में जीवन निर्वहन के लिए, आजीविका के लिए, जीवन निर्वहन के लिए या अपने जो भी खाद्यान्न है उसकी पूर्ति के लिए, जितने जीवन निर्वहन के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता चाहिए उसकी पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती थी उसको क्या कहते हैं? निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि के दो रूप है, एक आदि निर्वहन कृषि और एक गहन निर्वहन कृषि। आदिम काल के अंदर जो की जाने वाली कृषि है उसको यानी आदि निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी प्राचीन समय के अंदर वनवासियों के द्वारा जो कृषि की जाती थी उसको अपन आदि निर्वहन कृषि कहते हैं। आदि निर्वहन कृषि के दो रूप है, जिसमें एक स्थानांतरण कृषि है और एक स्थायी कृषि है। स्थानांतरण जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि का मतलब है कि किसी भी पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानी क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों के द्वारा वनों को काट करके, जला करके उस क्षेत्र में यानी कि 2-3 साल तक कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ पे उर्वरकता खत्म हो जाती है तो उस भूमि को क्या किया जाता है? पट्टी छोड़ा जाता है, पड़त छोड़ दिया जाता है और ये प्रक्रिया दूसरी जगह पर अपनाई जाती है। उसे अपन स्थानांतरण कृषि या इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना, यानी उन वनस्पति क्षेत्रों को काट करके, जला करके वहाँ पर 2-3 साल के लिए कृषि की जाती है। जैसे ही भूमि की उर्वरकता शक्ति खत्म होती है, समाप्त होती है, तो ये प्रक्रिया दूसरे स्थान पर अपनाई जाती है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं। और दूसरी होती है स्थायी कृषि। ये जो स्थायी कृषि है, स्थायी कृषि का स्थानांतरण कृषि का बदला हुआ रूप है। स्थानांतरण कृषि का बदला हुआ रूप है, अर्थात जहाँ जनसंख्या का अधिक दबाव हो, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो। यदि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने लगता है और आवश्यकता बढ़ने लगती है तो वहाँ पर यानी कि स्थायी कृषि की जाती है। यानी जहाँ स्थानांतरण कृषि होती है वहाँ पे यदि जनसंख्या का अधिक दबाव है और जो मिट्टी है जो उपजाऊ है, या उसको ऐसे खाद वगैरह डाल करके उपजाऊ बना दिया जाता है, तो जहाँ जनसंख्या का अधिक दबाव और उपजाऊ मिट्टी और यानी कि जल की उपलब्धता रहती है, वहाँ स्थायी कृषि की जाती है। स्थायी कृषि के तौर पर ज़्यादातर यानी पशुपालन भी होता है, पशुओं के लिए चारे की कृषि भी की जाती है। तो वर्तमान समय के अंदर क्या है कि जहाँ पहले स्थानांतरण कृषि होती थी वहाँ जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ने लगा, जोत आकार छोटे होने लगे और जिन जिन क्षेत्रों में भूमि उपजाऊ हुआ करती थी वहाँ पर स्थायी कृषि का रूप ले लिया है। इससे भारत के जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर इस प्रकार की स्थायी कृषि की जाती है, शहरों के आसपास या उपजाऊ क्षेत्रों के अंदर। और फिर यानी कि है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य
अनाज को बड़ी मात्रा में उत्पादन करके व्यापारिक दृष्टि से, जिसका उद्देश्य व्यापारिक दृष्टि से लाभ कमाना, यानी ऐसी कृषि जो केवल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, बड़े लेवल तक की जाती है और उसका उद्देश्य यानी कि बड़े स्तर तक यानी व्यापार की दृष्टि से आय प्राप्त करना है या व्यापारिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करना है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो व्यापारिक कृषि भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में की जाती है, पश्चिम बंगाल, ताकि अधिक से अधिक फसल उत्पादित हो और उसका आयात और निर्यात भी किया जा सके। आयात एवं निर्यात भी इसमें शामिल है। आयात एवं निर्यात। तीसरी जो कृषि है जिसको कहते हैं आर्द्र और शुष्क कृषि। आर्द्र और शुष्क कृषि। तो आर्द्र और शुष्क कृषि से पहले अपन एक समझते हैं बारानी कृषि। बारानी कृषि यानी ऐसी कृषि जिसमें नमी को बनाए रखने का एकमात्र स्रोत क्या है? वर्षा। नमी को बनाए रखने का एकमात्र स्रोत वर्षा है, उसे अपन बारानी कृषि कहते हैं। यानी जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई का अभाव है और उस कृषि में नमी बनाए रखने का एकमात्र स्रोत क्या है? वर्षा है, उसे बारानी कृषि कहा जाता है। इसके दो रूप है, आर्द्र और शुष्क कृषि। अर्थात जिन क्षेत्रों के अंदर 75 सेमी से 75 सेमी से कम वर्षा 75 सेमी से कम वर्षा होती है उसको अपन क्या कहते हैं? शुष्क कृषि। शुष्क कृषि यानी जिन क्षेत्रों के अंदर 75 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है या 75 सेमी से कम वर्षा की आवश्यकता होती है तो उसको अपन शुष्क कृषि कहते हैं। और जहाँ 75 सेमी से अधिक वर्षा होती है, 75 सेमी से अधिक वर्षा उसको क्या कहते हैं? आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि में नमी बनाए रखने का एकमात्र स्रोत वर्षा है उसको बारानी कृषि कहते हैं। इसके दो रूप है, एक शुष्क कृषि और दूसरी आर्द्र कृषि। 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को शुष्क कृषि की जाती है और 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। फिर विस्तृत और व्यापारिक कृषि है या विस्तृत वाणिज्य कृषि भी इसको कहते हैं। बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों से कृषि की जाती है, उसको विस्तृत और वाणिज्य कृषि कहते हैं। उद्यान कृषि है, ये उद्यान कृषि जहाँ जहाँ महानगर क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है तो इन नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर उद्यान कृषि की जाती है, जिसमें फल, फूल और सब्जी से संबंधित कृषि की जाती है। उसके दो रूप है, बाजार कृषि और ट्रक कृषि। तो ये इसके अलावा भारत में एक और कृषि होती है जिसका नाम है जैविक कृषि। जैविक कृषि जिसमें केवल यानी कि जैविक उर्वरकों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर भूमि की जो उर्वरकता बनाए रखने के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, तो उसको जैविक कृषि कहते हैं। और ये जो स्थानांतरण कृषि है भारत के अंदर, स्थानांतरण कृषि को भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर इसको कहते हैं झूमिंग कृषि। उत्तरी पूर्वी भारत है उसको उस क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। केरल के अंदर क्या कहते हैं? कुमारी कृषि या एक और नाम से जाना जाता है पोनम कृषि। पोनम कृषि भी मित्रों केरल के अंदर की जाती है। और पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है जिसमें केरल भी शामिल है वहाँ कुमारी कृषि की जाती है, पोनम कृषि की जाती है। तो ये स्थानांतरण जो कृषि है, दूसरा इसका नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। तो स्थानांतरण कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि
इसको भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको अलग अलग नामों से जानी जाती है, और इन अलग अलग नामों से जाने जाने वाली जो स्थानांतरण कृषि है, जिसमें उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, केरल में इसको कुमारी या पौनम कृषि कहते हैं, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कृषि कहते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को पोडू कृषि कहते हैं। उड़ीसा के अंदर कुमान बिंगा धावी, उड़ीसा में स्थानांतरण कृषि को कुमान बिंगा धावी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दापा, वीबर और दैया कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश में दापा, वीबर और दैया कृषि कहते हैं। और दक्षिणी राजस्थान में यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उनमें की जाने वाली जो स्थानांतरण कृषि है उसको कहते हैं बत्रा कृषि। यानी बत्रा कृषि है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर की जाती है। आदिवासियों के द्वारा दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को बत्रा कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और कृषि है खील कृषि। खील यानी ये कहाँ की जाती है? हिमाचल में खील कृषि कहते हैं। खील कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार स्थानांतरण जो कृषि है उसका अलग अलग यानी कि क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। और भी भारत की जो कृषियाँ हैं, ये जो कृषियाँ हैं किन क्षेत्रों में की जाती है और इसका क्या यानी कि उद्देश्य है। देखो, भारत में एक जो कृषि के प्रकार है उसमें भारत की प्राकृतिक दशा, जलवायु और मिट्टी में पर्याप्त जो भिन्नता है, इसके कारण देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की कृषि की जाती है। भारत के अंदर क्या है कि जो प्राकृतिक दशाएं हैं, भारत के अंदर प्राकृतिक जो दशाएं हैं उसमें भिन्नता है। यानी कहीं पे क्या है, कई क्षेत्रों पे जैसे पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, तटीय भाग है। तो इस प्रकार ये तो भौगोलिक स्थिति है। इसके अलावा तापमान में भी भिन्नता है। तो ये जो प्रकार की भिन्नता है भारत के अंदर, जैसे 43.2% क्या है, मैदान है। तो भारत की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, तटीय और इसके साथ साथ मरुस्थल, ये मरुस्थलीय ये जो स्थितियां हैं, इसके कारण भी अलग अलग क्षेत्रों में कृषि में भिन्नताएं आती है। एक तो ये कारक डिफरेंट है। दूसरा क्या है, भारत की अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु के अंदर क्या है, भिन्नता है। और तीसरा जो कारक है वो क्या है, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी के अंदर क्या है, भिन्नता है। कई जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं, कई जगह काली मिट्टी पाई जाती हैं, कहीं लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं, कहीं रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं, जलवायु और मिट्टी, इन तीनों के अंदर भिन्नताओं की वजह से भारत में ये कृषि में भिन्नता पाई जाती है। और इनमें जो निर्वहन कृषि है, भारत में जीवन निर्वाह कृषि एक परंपरागत कृषि विधि रही है और स्वतंत्रता से पूर्व ये जीवन निर्वाह करने वाली एक गहन कृषि के रूप में प्रचलित थी। उस समय किसानों के जोत का आकार छोटा था। बैलों के सहायता से हल चलाकर कृषि की जाती थी और इन खेतों पर परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। खेती करने का जो तरीका बहुत पुराना था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता था। प्राचीन समय में जो निर्वहन कृषि होती थी उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग यानी नहीं किया जाता था। कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी उस कृषि निर्वहन कृषि का प्राचीन समय मुख्य उद्देश्य था वो था परिवार में खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था।
यदि होता था तो वो जब भी अगले वर्ष वर्षा ऋतु के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जाता था। तो ये प्राचीन समय के अंदर निर्वाण कृषि हुआ करती थी। किसान की आवश्यकताओं और सोच थोड़ी यानी कि साधारण हुआ करती थी, आज के समय जैसी नहीं थी। इनके अलावा उनकी आवश्यकताएं भी कम थी। ज़्यादातर वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण से मिल जाती थी और इससे अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिला है। और इस प्रकार की जो खाद्यान्नों की कृषि का उत्पादन और क्षेत्र बहुत छोटे हुआ करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कृषि की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पशुपालन भी कृषि का एक मुख्य अंग बन गया। फिर धीरे धीरे पशुपालन होने लगा कृषि के साथ साथ, वो भी एक कृषि का मुख्य अंग बन गया। और उसके बाद में भूमि सुधार लागू यानी भूमि सुधार कई अधिनियम लागू किए गए, उसके लिए प्रयास किए गए। 1960 के बाद में हरित क्रांति आई और भारत में 1967 और 67 के अंदर हरित क्रांति आई, जिसकी सहायता से खाद्यान्न जो कृषि होती थी, अनाज कृषि होती थी, उसके उत्पादन पर ध्यान दिया गया और बड़ी मात्रा में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ और जिसका सर्वाधिक प्रभाव है वो यानी गेहूं और चावल पर पड़ा है। तो ये जो निर्वाण कृषि प्राचीन समय में इस प्रकार हुआ करती थी। अब स्थानांतरण जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि के बारे में अभी अपन ने पढ़ा है कि ये यानी कई क्षेत्रों में जहाँ वनस्पतियों वाले क्षेत्रों में वनवासी रहते थे, उनके द्वारा आदिम कालीन ढंग से अपने जीवन निर्वहन के लिए कृषि जो की जाती थी। ये स्थानांतरण कृषि केवल उतने ही भूमि पर की जाती थी जिससे उस परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक खाद्यान्न मिल सके। इसके लिए वनों को जलाकर भूमि को साफ करके 2-3 वर्ष तक यानी कि फसलों को उगाया जाता था। जैसे ही भूमि की उर्वरकता समाप्त होती थी तो उसको परती छोड़ दिया जाता था और ये प्रक्रिया अन्यत्र अपनाई जाती थी, जिसे अपन स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ये भारत में अलग अलग नामों से अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो अभी अपन ने पढ़ा है। फिर स्थानांतरण कृषि के बाद में मित्रों स्थायी कृषि का रूप लिया है और भारत में स्थायी कृषि है वो मध्य यानी हिमालय और प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों में की जाती है। जो स्थायी कृषि है वो एक मिश्रित कृषि का रूप ले लिया है और ये स्थानांतरण कृषि से ही बदल करके स्थायी कृषि बनी है। निर्वाण कृषि में अपन इसके 2 रूप हैं। गहन कृषि के, जिसमें एक चावल प्रधान है और एक चावल विहीन है। गहन कृषि के 2 टाइप है, एक है चावल प्रधान और एक चावल विहीन यानी गेहूं प्रधान कृषि। यानी जिन क्षेत्रों के अंदर भारत में 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों के अंदर 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और ये मुख्यतः भारत में पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तथा तटीय भागों के अंदर गहन कृषि या चावल प्रधान कृषि की जाती है। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से चावल की फसल बोई जाती है और एक साल में 2-3 बार इन फसल का उत्पादन किया जाता है। तो जहां 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है, जिसे अपन चावल प्रधान कृषि कहते हैं। और गेहूं प्रधान जो गहन निर्वाण कृषि है, ये कृषि 100 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत में की जाती है और ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और तथा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भागों में ज़्यादा प्रचलित है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो प्रायद्वीपीय भागों के अंदर भी की जाती है। पंजाब, हरियाणा के अंदर बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में
वर्षा की कमी के कारण चावल के स्थान पर जो गेहूं की कृषि की जाती है। इसके अलावा कपास, ज्वार, बाजरा और दालें की फसलें भी उगाई जाती है। जहां सिंचाई के साधन विकसित है वहां व्यापारिक अन्न उत्पादन भी विकसित हो गया है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि भी की जाती है और इस प्रकार की कृषि में मशीनों, उर्वरकों, फसल आवर्तन का भी विशेष योगदान रहता है। तो भारत के अंदर जो गहन निर्माण कृषि है उसको दो तरीके से की जाती है। एक चावल प्रधान कृषि, जहाँ एक साल के अंदर 2-3 बार चावल की कृषि की जाती है, और दूसरी है चावल विहीन कृषि या यूँ कहें गहन प्रधान कृषि। अब जो नेक्स्ट है जो व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत निर्यात की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक दृष्टि से अधिक अनाज को उत्पादित करके, अधिक फसलों को उत्पादित करके व्यापार करना, निर्यात करना। इसमें परिवहन, यातायात, संचार के साधनों के विकास के साथ साथ इसकी निर्भरता भी बढ़ी है। और जैसे जैसे भारत में यातायात, संचार के साधनों का विकास हुआ है, कृषि यंत्रों का विकास हुआ है, तो व्यापारिक कृषि को भी प्रोत्साहन मिला है। और इस प्रकार की कृषि में कई फसलें के स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूलन एक ही फसल का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात से आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो व्यापारिक कृषि होती है वो एक ही फसल का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ाकर निर्यात करके व्यापारिक दृष्टि से यानी कि आय कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और व्यापारिक कृषि भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में इस प्रकार की जो कृषि का प्रचलन वर्तमान समय में बढ़ गया है। अब देखो आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि है, इसको अपन ने समझ लिया है कि आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि किसको कहेंगे? ऐसी कृषि जो 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है उसको कहते हैं आर्द्र कृषि, और 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि भारत में उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ 75 सेमी से कम वर्षा होती है और सिंचाई सुविधाओं का क्या होता है? अभाव होता है। कृषि की इस पद्धति में उपलब्ध जल संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर फव्वारों के द्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई जैसी सिंचाई पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो शुष्क कृषि है, इसमें जल का अभाव रहता है, इसीलिए ज़्यादातर वहाँ सिंचाई की जो पद्धतियाँ हैं उसमें फव्वारा पद्धति है, स्प्रिंकलर पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, ये प्रयोग में ली जाती है ताकि पानी का कम उपयोग हो और अधिक मात्रा में सिंचाई की जा सके। इस कृषि में उन फसलों को बोया जाता है जो शुष्कता सहन कर सकती है, जैसे गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, कपास है, ये शुष्क कृषि की फसलें हैं। शुष्क कृषि की जो विशेषताएं होती है उनमें मुख्य विशेषता ये है कि ये एक तो वर्षा से पहले खेत को जोत दिए जाते हैं ताकि भूमि के अंदर नमी बनी रहे। प्रत्येक वर्षा के बाद में गहरी जुताई की जाती है ताकि वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर है वो जा सके और उसमें नमी बनी रहे लंबे समय तक। वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए भूमि पर मेड़ बनाकर कई भागों में बांट करके उसके बहने को रोक दिया जाता है और जोती हुई भूमि में नमी को सुरक्षित रखने के लिए सूखी मिट्टी की एक परत भी बिछा दी जाती है। जल का दुरुपयोग रोकने के लिए अनावश्यक वनस्पति को निकाल दिया जाता है और इसमें शुष्कता को सहन करने वाली फसलों को उगाया जाता है। ये शुष्क कृषि की विशेषताएं रहती है। भारत में शुष्क कृषि है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरावली के पश्चिमी भाग जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ की जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर
शुष्क कृषि है वो की जाती है। और इसके अलावा जो आर्द्र कृषि है, आर्द्र कृषि 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। भारत में आर्द्र जो कृषि है, आर्द्र कृषि ज़्यादातर यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे उत्तरी पूर्वी भाग में जहाँ अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में आर्द्र कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्र कृषि की ही जाती है। नेक्स्ट जो कृषि के प्रकार है उसका अपन विस्तृत अध्ययन कल की क्लास में करेंगे।